इम्तियाज़ भाई, हैदराबाद की दारुसलाम की रिवायत का औरंगाबाद में आगाज़ हुआ है, आज पहला दिन है, कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जो मजलिस को कामयाबी मिलती है उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जब नुमाइंदे चुन के आते हैं, वो चुन के आने के बाद नेता लीडर्स गायब नहीं हो जाते हैं। हर रोज़ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा होती है। तो वैसा ही एक सिस्टम हमने यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर दारुसलाम के अंदर शुरू किया है कि हमारे 33 कॉरपोरेटर्स, 3 कॉर्प मेंबर मिला के 36 पूरे कॉरपोरेटर्स एक जगह के ऊपर बैठेंगे। महानगर पालिका के अंदर हमारे विरोधी पक्ष नेता है, हमारे गट नेता है, ये साथ में बैठेंगे और लोगों के जो भी मसले मसाइल है एक छत के नीचे उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है इसके बारे में। वरना अक्सर ये होता है कि इलेक्शन के बाद, जीत के आने के बाद ढूंढते रहते हैं कॉरपोरेटर कहाँ है, तो कॉरपोरेटर मिलता ही नहीं है, ऑफिस बंद रहता है, घर पे नहीं मौजूद रहता है। तो लोगों की सहूलत के हिसाब से ये जनता दरबार यहाँ पर शुरू किया गया है। अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ हम जो पैनल के अंदर एक 4-4 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, वहाँ पर भी हम जाकर बैठेंगे ताकि वहाँ के इलाके के अगर बुज़ुर्ग लोग हैं जो दारुसलाम तक नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे हम खुद जाएंगे उनके पास और उनकी कुछ समस्याएं हैं, मसले हैं, तो उसका भी हल करेंगे। ये जनता दरबार डेली रहेगा या फिर हर जुमा को रहेगा? नहीं, अभी तो इसकी शुरुआत जो है यहाँ से किए है, होने के बाद है तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कब कहाँ कैसे लिया जाना चाहिए, क्या ड्यूरेशन के ऊपर लिया जाना चाहिए करके। अब आपने कचरे का मुद्दा उठाया था, इसी को लेकर राजू वानखेड़े ने कहा कि आप हिंदुओं का बारे में मत सोचिए, मंदिरों के बारे में मत सोचिए, वो हमारा काम है। हमारी मजबूरी है साहब कि हिंदू के नाम के ऊपर राजनीति करने वाले और अपनी दुकानें चलाने वाले, हिंदुत्व 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 का नारा देने वाले, जब वो अपने मंदिरों के बाजू कचरा देखना चाह रहे हैं, तो हम मुसलमान होने की हैसियत से उन धार्मिक स्थलों के बाजू से हम उस कचरे को हटाना चाहते हैं। शायद वो भगवान हनुमान के अंदर उनका विश्वास नहीं है, शायद उनका दत्त मंदिर के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हम उनके मंदिरों का भी आदर करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों के अतराफ में भी कचरा रहे करके। तुम आंखें बंद कर लो, हम अपनी आंखें खोल कर हम वहाँ पर कचरे को वहाँ से हटाएंगे, मतलब हटाएंगे। हम हिंदुओं के ठेकेदार हम हैं, आप मत बनो। नहीं, आप नहीं है ना, इसीलिए तो अफसोस हो रहा है ना। आप हिंदुओं के ठेकेदार जो है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त होते हैं। इलेक्शन आ जाता है तो आपको अपना हिंदुत्व अचानक जाग जाता है। इलेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर है तो आप इंसानों को तो कचरे में छोड़ते ही है, अपने देवी देवता भगवान और मंदिरों के अतराफ में भी आप कचरा देखना चाह रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सभी जात धर्म और मज़हब का सम्मान करते हैं, हम वहाँ से कचरा हटाएंगे। पालक मंत्री संजय सिंह साहब ने कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग जो है तो कब्रिस्तान पे बनी है, वो भूतों का बंगला है, इसलिए उसको वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से 30-35 साल इनकी ही हुकूमत थी जहाँ पर ये कब्रिस्तान के ऊपर बैठे हुए थे। अचानक इनको ख्याल आ गया है कि महानगर पालिका जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है करके। हम भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि महानगर पालिका की एक भव्य इमारत होनी चाहिए, बड़ी इमारत होनी चाहिए, खूबसूरत इमारत होनी चाहिए, और वो जगह जो है वो कब्रिस्तान के लिए छोड़ देनी चाहिए, जैसा हमारे पालक मंत्री साहब ने कहा है। और हम उनको सुझाव देना चाह रहे हैं कि N12 के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य प्लॉट है महानगर पालिका का, वहाँ पर है तो आप महानगर पालिका की एक अच्छी सी खूबसूरत सी इमारत वहाँ पे तैयार करिए, और हम आपको यकीन दिलाते हैं उसके नीचे कब्रिस्तान नहीं है, खबरें नहीं है। जो है साहब एमआईएम के कारपोरेटर की सुन नहीं रहे, क्या बोले? अधिकारी या कर्मचारी जो है आपके कारपोरेटर की सुन नहीं रहे। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से आपको गलत किसी ने खबर दिया है करके। उसमें अतिक्रमण बड़े जोरों शोरों से निकाला गया, मुकुलवाड़ी से चिकलठाना हो, मुस्बा कॉलोनी का हो, जवाब दिया, लेकिन वहाँ अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि चिकलठाने के अंदर जो है तो जो जिसके दुकानें टूटे हैं उनको दुकान देने के लिए एक जगह ली गई थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा गया वो जगह दूसरे के बारे में नहीं है। इसके और क्या करते हैं? देखिए, अतिक्रमण निकालते वक्त ही हमने ये बात साफ तौर से कमिश्नर को बताई थी कि अगर आपको सिर्फ तोड़ने का मकसद अगर है तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर तोड़कर अगर आप वहाँ पे रास्ते को चौड़ा करना चाह रहे हैं तो हम पूरा समर्थन करेंगे। उस वक्त हमको आश्वासन दिया गया था कि हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं,
जो वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन तोड़ने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि हमारी जेब तो खाली पड़ी हुई है, हमारी तिजोरी के अंदर तो ठनठनाहट पड़ी हुई है, पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो अब वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं, कभी केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं कि हमको पैसा दे दो थोड़ा सा, कभी राज्य सरकार के पास चले जाते हैं कि थोड़ा पैसा दे दो, हमको रास्ते बनाना है करके। तो जब तुम्हारी जेब ही खाली थी तो तुमने तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों किए थे? ये सवाल जो है उस वक्त के नेता, उस वक्त के पालक मंत्री, जितने भी आमदार खासदार थे, उन लोगों से ये सवाल पूछिएगा। जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली है, ऐसा लगता है शहर में कोई मसला बाकी नहीं है, कोई मुद्दा बाकी नहीं है, फिर से एक इलाके का नाम तब्दील करने की डिमांड है। देखिए, अगर ये कितनी दूसरी तीसरी मीटिंग है जनरल बॉडी, विषय के ऊपर दूसरी है, ये विषय के ऊपर दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग 20 तारीख 21 तारीख के दिन होने वाली है। अगर ये एजेंडा के ऊपर, अगर शहर के एक एक घर के अंदर ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने अगर ये पहुंचाया कि देखो तुम्हारे मसले, तुमने हमारे को इतनी बड़ी संख्या के अंदर चुनकर दिया, हमारा महापौर चुनकर आ गया है, उप महापौर के ऊपर हम बैठ गए हैं, तो हम आपके कितने मुद्दों को हम उस हाउस के अंदर उठाने वाले हैं करके उसमें, हाँ, मतलब शर्म आएगी लोगों को जिन्होंने इनको वोट दिए हैं कि ऐसा लगता है कि शहर के अंदर कोई मसला नहीं बचा हुआ है। सिर्फ क्या है तो ये रास्ते का नाम बदल डालो, ये मोहल्ले का नाम बदल डालो, वो इमारत का नाम बदल डालो करके, इसके अलावा इनके पास कोई ठोस काम नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, हाँ, कि जिसकी शिकायत की जा सकती है, जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। चर्चा सिर्फ इसी बात के ऊपर हो रही है और अफसोस इस बात का है कि हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने जो अहम अहम मुद्दे उठाए हैं, जो इसके अंदर ठहराव के अंदर आना चाहिए, तो उसको आपने लेकर गए हैं 105, 106, 107, 108, यानी कि बिल्कुल आखिर के अंदर जो अहम मुद्दे हैं शहर के, उनको सबसे आखिर में। होना क्या है, इनके जैसे ही ये नाम के घटिया इनके प्रस्ताव पास हो जाएंगे, धड़ल्ले से हंगामा करेंगे किसी बात के ऊपर और मीटिंग ख़त्म। हम तो ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि इन्होंने 2 दिन के लिए मीटिंग रखा, हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स रात भर जागने के लिए तैयार है, रात भर बैठने के लिए तैयार है, 2 रात बैठने के लिए तैयार है। वक्त अगर आया तो तीसरा और चौथा दिन भी आप इन पूरे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए निकालिए, हमारे लोग बैठेंगे इसके ऊपर। सर जय श्रीकांत साहब विभागीय आयुक्त बोल के वापस आ गए 8 दिन के अंदर, 12 दिन में वापस आ गए। मुबारक बोलिएगा उसके। मैं क्या बोलूँगा उसके, मैं क्या बोलूँगा ना, तो मेरे हाथ में पानी प्रश्न है, उसको कैसा करें? देखिए, अब उनका तो दावा है कि अब हो गया है, नक्षत्रवाड़ी तक आ गया है करके पानी। हाँ, हम तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नलों तक कब आएगा करके उसमें। तो ठीक है, यहाँ तक आ गया है, अब देखते हैं कि कितनी तेज़ी से और काम किया जा सकता है। सर 72 साल के टाइम पे जो है तो लक्ष्मण चौड़ी से एमजीएम तक एक रास्ता था जो पूरा तोड़ के कैलाश नगर वालों ने खुद अपने हाथों से तोड़ के दिए थे, लेकिन आज भी 10-12 साल हो गए, आज भी वो रास्ता तैयार नहीं हुआ। जबकि अगर वो रास्ता तैयार होता है तो जालना रोड को पैरेलल रास्ता, बेहतरीन रास्ता है। आज भी ब्रिज का काम जैसे कि तैसा पड़ा है। देखिए, ये मुद्दा भी हमारे कॉरपोरेटर ने इसके अंदर इस मुद्दे को एजेंडा के अंदर लिया है। हमारी उम्मीद है कि ये शहर का एक बहुत बड़ा काम होगा और कई सालों से हम भी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ये मुद्दे को उठाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका TDR उठा लिए है। पैसा महानगर पालिका को खर्च करना नहीं है, सिर्फ वो रोड अपने पोजीशन के अंदर लेने का है। अगर वो लेते हैं तो जालना रोड का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर ओल्ड सिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो लोग आते हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। सर वो सिर्फ ब्रिज ही बाकी है, रोड तो बन गया, ब्रिज बाकी है। ब्रिज अगर बन गया तो वो जी नहीं, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो इस एजेंडा में लिया गया है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। पार्लियामेंट में नारी शक्ति बिल पेश हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी इसको क्रेडिट लेना चाहिए। देखिए, एक स्पेशल सेशन आप बुलाते हैं कि 3 बिल पास करना है हमारे को। एक महिलाओं के रिजर्वेशन के ताल्लुक से, दूसरा ये है कि आपको डिलिमिटेशन करना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2029 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 1-2 महीने और इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2029 के अंदर होने वाला है। हम 2026 में बैठे हुए हैं, लेकिन आप विशेष सत्र इस वजह से बुलाए हैं कि अब मोदी जी जाएंगे आसाम के अंदर, अपनी पीठ थपथपाएंगे, महिलाओं का सम्मेलन बुलाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पर है तो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि देखो हम महिलाओं की कितनी चिंता करते हैं, महिलाओं को हमने रिजर्वेशन का ये अख्तियार दिया।
जो आप 29 के अंदर दे रहे हैं उसके लिए आपको 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 महीने के बाद भी है तो ये ले सकते थे। इसमें डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है या तो पिछले सत्र के अंदर आपने ले लेना चाहिए था या आने वाले सत्र के अंदर आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फ़ायदा आपको उठाने का है करके। अब मोदी जी देखिए 2-4 दिन के बाद जैसा हमारी लाडली बहन का जब महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू हुआ था कि हम फुकट में पैसे देने वाले हैं हमारी लाडली बहनों को, तो हमारे तीनों नेता जो है ना वो जैसा मॉडल्स नहीं होती है कि महिलाएं मॉडल्स जो स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करती है, तो वैसा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और दिवंगत अजीत पवार जो है वो स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करते हुए आए थे। महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसा बता रहे थे कि जैसा ये अपने जेब से अपना घर बार बेच के है तो लोगों को पैसा देने वाले हैं, हमारा ही पैसा जनता का पैसा है तो वो लुटा रहे थे। वैसा ही कुछ कार्यक्रम अब आपको आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर भी दिखाई देगा, केरला के अंदर भी दिखाई देगा। सारा शेख का आपका जो मामला चल रहा है कि कुछ भी नहीं है साहब, एक बच्ची अपने एक स्टेटमेंट की वजह से इतनी मशहूर हो गई कि सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, उसके पीछे लगे रहते हैं। अब बोलते हैं कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है करके। यही मीडिया वाले थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि औरंगाबाद के अंदर 16 MIM के कॉरपोरेटर्स के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, घर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ख़त्म हो गई है 16 के खिलाफ। आप लोग भी थे शामिल उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कुछ हुआ क्या, किसी एक का भी हुआ क्या? तो ये ठीक है, आरोप लगते रहते हैं, प्रशासन है अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा उसमें, लेकिन मीडिया को अच्छा लगता है कि एक मुस्लिम बच्ची MIM से जुड़ी है तो उसके ऊपर इनकी दुकानें चलती है हमारे नाम के ऊपर, तो चलने दीजिएगा इनका। जादूगर तर आहे ना पंतप्रधान, म्हणजे इतका मोठा पॉवरफुल जादूगर आहे की ते जगातले जे मोठे मोठे युद्ध सुरू होते हे जादूगर असं म्हणायचं की मी माझ्यामध्ये इतकी ताकद आहे, मी भारतामध्ये बसून हे सगळं युद्ध आम्ही संपवू शकतो, तर त्याच्यामध्ये काही हे नाही आहे, जादूगर आहे म्हणजे। बरं, ही MIM पार्टी जी आहे ती दहशतवाद्यांची संघटना आहे असे तुमचे मित्र नितेश राणे म्हणतात। काय हे की या माणसाला तुम्ही लोकांनी खूप जास्त महत्त्व दिलेले आहे, त्याची हाईटप्रमाणे तुम्ही त्याला महत्त्व दिले असते तर आम्हाला कळलं असतं, पण काय आहे की दररोज उठून त्याला काहीही विकासाच्या बाबतीत बोलायचं नसतं, फक्त मुस्लिम 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 याच मुद्द्याने त्याची राजनीती सुरू आहे। आणि दुर्दैवाने भारतीय जनता पार्टीने अशा 400 पिल्लू सोडलेले आहे मार्केटमध्ये, त्याच्यामध्ये हे नितेश राणे आहे, ते पडळकर आहे, ते नगरचं कोण संग्राम जगताप आहे, ते आमची ते डान्सर बाई कोणती आहे अमरावतीची, हां ती एक बाई आहे, हे सगळ्या लोकांना सोडलेले आहे। काहीही त्यांना तुम्ही नाही का विकासाच्या बाबतीत विचारलं ना तर ते उत्तर तुम्हाला नाही का मुस्लिमांवरही उत्तर मिळेल तुम्हाला। तर त्यांची राजनीती, त्यांचं जेवण भेवण सगळं त्यांचं दररोजचं जे काही चालतं ना ते फक्त मुस्लिमांच्या मुळेच चालत आहे। तर आता नितेश राणेने जे म्हटलेले आहे की MIM जातीवादी संघटन आहे करके, किती लाचार आहे म्हणजे या माणूस। आमचा एक प्रतिनिधी जे आहे ना, एक मौलाना आहे, मुफ्ती आहे, ते विधानसभेमध्ये बसतो, तुमची ताकद आहे का त्यांना काढण्याची? नरेंद्र मोदी साहेब जे तुमचे पप्पा आहे ना त्या लोकसभेमध्ये बसतं ना, तर आमच्या तिथे एक वाघ बसतं, त्याचं नाव बॅरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आहे। तर तुमच्यात हिंमत असेल ना तर पहिले असदुद्दीन अवैसीच्या बाबतीत काहीतरी निर्णय घ्या। आतंकवादी संघटन असेल तर आतंकवादी संघटनेचा एक सदस्य महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये कसा बसू शकतं हे तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्र्यांना सांगा। काय हे अशा प्रकारचे फालतू स्टेटमेंट्स देणे आणि काय हे सभेमध्ये गेल्यानंतर त्याला माईक दिसल्यानंतर नाही का काही बडबड करतो आणि त्याच्यासमोर नाही का चिल्लू पिल्लू बसलेले असते, ते टाळ्या वाजवतात आणि त्यांना असं वाटतं की अरे बापरे मी खूप मोठं झालेलं आहे इतकंसं। म्हणजे जितकी त्याची हाईट आहे ना त्याच्यापेक्षा किती पटीने त्याचं डोकं हे मेंदू आहे। बरं, एक महत्त्वाचं म्हणजे
पेट्रोल डिझेल जे युद्धाचा परिणाम झाला आहे त्यातून अजूनही आपला महाराष्ट्र आपला भारत सुधरू शकलेला नाही आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वाळूजमध्ये एकाने तर डोकं फोडून घेतलं, गॅस मिळत नव्हतं म्हणून. अशी स्थिती अजूनही कायम आहे. पण हे मान्य करायला कोणीही तयार नाही आहे ना. म्हणजे ठीक आहे, काही नेत्यांचे फॅक्टरीज आहे वालूजमध्ये, तर त्यांना विशेष सवलती देण्यात येत आहे आणि कोणीही याच्या बाबतीत बोलायला तयार नाही आहे की आज काय परिस्थिती आहे, युद्धाचा काय परिणाम झालेला आहे. काही बोललं तर त्याचा थेट जे आरोप जाईल ना ते आपले पंतप्रधानांवर जाईल, म्हणून ते कोणीही याच्या बाबतीत बोलायला तयार नाही आहे. आता तुम्ही जे परिस्थिती बघत आहे, आमची तर चिंता हे आहे की येणाऱ्या काळामध्ये खूप भयानक परिस्थिती निर्माण होणार आहे आणि याच्या बाबतीत आमची अपेक्षा आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारने याच्या बाबतीत घाणेरडे राजनीती न करता चांगल्या रीतीने ते हँडल करायला पाहिजे. तुमची नगरसेविका जी सर्वाधिक जास्त चर्चेत राहिली या निवडणुकीमध्ये, तर आता तिला टार्गेट केलं जात आहे आणि जे प्रमाणपत्र आहे ते बनावट आहे असं म्हणून आता तुम्हाला सत्ताधारी पक्ष हिणवत आहे. तुम्ही तुमच्या चॅनलवर सुद्धा दाखवले होते की औरंगाबाद महानगरपालिके छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेमध्ये MIMचे 16 कॉर्पोरेटर्स आता जाणार घरी. त्यांच्यावर झालेले आहे केसेस, ते घरी बसणार. हे तुम्हीच दाखवले होते ना, खूप सारे चॅनल्सनी दाखवले होते ना, किती जोरात ओरडत होते, आपण लाईव्ह करत होते, हेडलाईन्स दाखवत होते, ब्रेकिंग न्यूज चालवत होते की MIMचे 16 सदस्य त्यांचा पद रद्द होणार. झालं का काही? इम्तियाज जलील 2014 निवडून आला, 2 बायका 4 मुले, 1 बायका 2 मुले शोधत आहे मी, आजपर्यंत मिळाले नाही. तर बोलण्यासाठी काही असतं ना. आता शहर ते मुलीच्या बाबतीत त्या मुलीच्या मागे इतकं लागलेले आहे. आता सरकार आहे, प्रशासन आहे, ते आपली कारवाई करत आहे. मी बोललो ती मुलीला, त्याच्या वडिलांना, खूप सारे म्हणजे त्यांच्याकडे पुरावे आहे, असं काही नाही आहे. पण काय आहे की MIM दिसला, मुसलमान दिसली की चला आपली दुकान सुरू करा. तर खूप सारे नेता आमच्यामुळे खूप मोठे होण्याचा प्रयत्न करतात आणि मीडियावाल्यांनाही खूप चांगलं वाटतं की बाबा चला मिळालं, आपल्या 2 दिवसासाठी आपल्याला खुराक मिळाली, आता चलाएंगे अपनी दुकान धंदे. आम्ही देशाच्या घटनेवर हल्ले होऊ देणार नाहीत असं राहुल गांधींचं वक्तव्य आहे आणि दुसरीकडे संविधान धोक्यात आहे असं तुम्हीही बोलता किंवा समाजही बऱ्याचदा बोलतोय. काय यात तथ्य काय? त्यालाच एक जोडून प्रश्न आहे की भाजपावर टार्गेट करत राहुल गांधी असं म्हटलं की दलितांना हिंदू म्हणता, पण त्यांना तुम्ही अधिकार का देत नाही? खरं आहे ना. आज जे इख्तियार केंद्र सरकारला आहे, पार्लमेंटला आहे, ते तुम्ही डिसिजन राज्य सरकारला दिलेले आहे ते वर्गीकरणाच्या बाबतीत. हे एक षडयंत्र आहे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या. भारतीय जनता पार्टी आणि RSSचं एक जे षडयंत्र आहे, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये वर्गीकरणच्या नावाखाली आपण SC समाजातला जे रिझर्वेशन त्यांना मिळत आहे ते कसं आपण खिसकावून घेऊ शकतो, याचा हे सगळं प्रयत्न आहे. हे सुरू झालेला आहे आणि माझी विनंती आहे SC समाजाला की याला आपण कॅज्युअली घेऊ नका. खूप मोठ्या षडयंत्र या देशामध्ये SC समाजाच्या विरोधात सुरू आहे. तर त्यांनी जागृत राहून देशामध्ये एक मोठा आंदोलन उभा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यासोबत आम्ही राहणार आहे. तुम्ही जनता दरबार भरवताय, बऱ्याचदा असं पाहायला मिळतं की आपल्या शहरामध्ये नेते जनता दरबार भरवत नाहीत किंवा त्यांच्या लोकांना, मतदारांना काही प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत, अडचण दूर केल्या जात नाहीत. भले तुम्ही पदावर नाही आहे, भले तुमच्याकडे पद नाही आहे, मात्र एक माणूस म्हणून तुम्ही अशी खुर्ची टाकून समस्या सोडवता, काय सांगा? नाही, हे सगळे जे कॉर्पोरेटर्स आहे ते MIM पक्षाचे कॉर्पोरेटर्स आहे आणि असा प्रयोग जे आहे ते हैदराबादमध्ये आमचं जे हेडक्वार्टर आहे दारुसलाम, तिथे OIC साहेब, खासदार, आमचे जे 7 आमदार आहे ते स्वतः आणि जे 50च्या जवळ जे कॉर्पोरेटर्स आहे ते सगळे लोक दररोज सकाळी 11 वाजेपासून त्या जनता दरबारमध्ये बसतात दररोज आणि अनेक वर्षापासून हे सुरू आहे. म्हणजे एका नेत्याला शोधण्यासाठी ते कुठे गेला, ऑफिसमध्ये आहे तर ऑफिसमध्ये नाही आहे, घरी गेल्यावर नाही आहे, कुठे ते भेटत नाही आहे. तर लोकांच्या सोयीसुविधासाठी अशा प्रकारचे जनता दरबार जे आहे हैदराबादमध्ये होतो. आता आमच्याकडे ही खूप मोठी संख्या
निवडून आलेली आहे कॉर्पोरेटर्सची आणि लोकांना एका छताखाली इथे आमचे विरोधी पक्षनेता आहे, गटनेता आहे, सगळे कॉर्पोरेटर्स आहे, जे काही लोकांचे मुद्दे असतील ते मुद्दे घेऊन आल्यानंतर त्याचा निवारा कशा करता येईल चर्चा करून पत्र देऊन हे सगळं करण्याचा निर्णय आम्ही या जनता दरबारमध्ये केलेला आहे. आज हे पहिला जनता दरबार आहे दारुसलाममध्ये. आमचा प्रयत्न हे आहे की पॅनल सिस्टममध्ये जे 4 कॉर्पोरेटर्स निवडून आलेले आहे त्यांच्या पॅनलमध्ये ही जनता दरबार आपण भरवू. ते 4ही कॉर्पोरेटर्सला बोलवू एका ऑफिसमध्ये आणि त्या एरियातले लोकांचा त्याचा एक शेड्यूल तयार करून टाइम टेबल तयार करून अशा प्रकारचाही आम्ही प्रयोग करणार आहे. भारी आहे संकल्पना जनता दरबार. जनता दरबार अच्छी एक साऊथचा चित्रपट आहे पहा हां जनता दरबार नावाचं. हां हे पाहिलं तेच आठवतं. बऱ्याच जणांचे सोल्युशन निघतात तिथं. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.